नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा क्रॉन्च एकेडमी के डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम वर्ण विचार की बात कर रहे थे। वर्ण विचार के अंतिम भेद की तरफ हम मूव कर चुके थे। तीसरा भेद आपने पढ़ा, 8 भेद किए थे, जिसमें उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वर्ष और तालु वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से 7वां और 8वां भेद जो आपका है वर्ष और तालु वर्ष, वे अनऑथेंटिक है, यानी अप्रामाणिक है। जबकि छठा भेद उन 5 भेदों में से ओष्ठ्य का खंडन करता है, जो कि दंतोष्ठ होता है, वकारस्य दंतोष्ठ है। ध्यान रखना, जब लय ध्वनि को पूछे तो लय ध्वनि पहले दंत है फिर वर्ष है। सै ध्वनि पहले दंत है फिर वर्ष है। यह से पहले तालव्य है फिर तालु वर्ष है। तो आप उनके प्रश्नों को भी ध्यान रखेंगे। और वह ध्वनि पहले दंतोष्ठ है फिर ओष्ठ है। ऑप्शन में दोनों साथ में आए तो पहले दंतोष्ठ को करेंगे फिर ओष्ठ को करेंगे। ऐसे ही लय में, रे में, से में, ये में आपको प्रायोरिटी ऑथेंटिक जो संस्कृत के अनुसार प्रामाणिक हैं उनको देनी है। उसके पश्चात जो अप्रामाणिक हैं उनको देनी है। क्लियर है साहब? बिल्कुल क्लियर है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करें यहां वर्ण विचार के अंतिम भेद की, और अंतिम भेद है चौथा। और चौथा है प्रिय विद्यार्थियों, श्वास अवरोध। श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर प्रिय विद्यार्थियों 8 भेद किए गए हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर भी 8 भेद थे और श्वास अवरोध के भी आधार पर 8 भेद हैं, जिसमें से सबसे पहले 2 भेद थे जो कि स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर, प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर, उनमें 2 भेद थे। स्वरतंत्र ध्वनि के आधार पर अघोष, घोष या सघोष। प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर 2 भेद, अल्प प्राण, महाप्राण। और उच्चारण स्थान के आधार पर 8 भेद, और श्वास अवरोध के आधार पर भी प्रिय विद्यार्थियों 8 भेद किए गए हैं। आइए, कौन कौन से भेद? सबसे पहला लुंठित। या इसे प्रकंपी भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपी। दूसरे की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, पार्श्विक। पार्श्विक। नंबर 3 उत्क्षिप्त, ताड़नजात, या इसे द्विगुण कहते हैं। उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण। चौथा नासिक्य। पांचवा
स्पर्शी। छठा संघर्षी। सातवां स्पर्श संघर्षी। आठवां और अंतिम अर्धस्वर या संघर्षहीन। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों 8 भेद किए गए हैं। सबसे पहला लुंठित या प्रकंपी, दूसरा पार्श्विक, तीसरा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को ही प्रिय विद्यार्थियों ताड़नजात या द्विगुण इन 2 नामों से और जानते हैं। कहीं आपको उत्क्षिप्त के रूप में ताड़नजात मिले या ताड़नजात के रूप में द्विगुण मिले तो घबराना नहीं है, एक ही नाम के 2 अन्य नाम हैं, यानी एक दूसरे के पर्याय मान सकते हैं आप इन्हें। उत्क्षिप्त को ही ताड़नजात कहते हैं और ताड़नजात को ही उत्क्षिप्त कहते हैं या द्विगुण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नासिक्य और फिर स्पर्शी संघर्षी, फिर दोनों को मिला दिया है स्पर्श संघर्षी। और अंतिम है अर्धस्वर, अर्ध स्वर या संघर्षहीन। अर्धस्वर या संघर्षहीन। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों ये 8 भेद किसके इस आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार, श्वास अवरोध के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर भी 8 भेद और श्वास अवरोध के आधार पर भी 8 भेद किए गए हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों एक एक करके इन भेदों को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, लुंठित या प्रकंपी। लुंठित या प्रकंपी। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में जीभ गोल होती हो तथा कांपती हो। प्रिय विद्यार्थियों छोटी सी परिभाषा इसकी कि वह ध्वनि जिसके उच्चारण में जीभ गोल होती हो तथा कंपन करती हो, कांपती हो। कैसे, कौन सी ध्वनि है जिसके उच्चारण में जीभ गोल होती है, कांपती है? प्रिय विद्यार्थियों जैसे के रूप में आप कह सकते हैं केवल रे, यानी रे ध्वनि एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में जीभ रे कंपन करती है। रे गोल होगी, पहले तो जीभ थोड़ी ऐसे सिकुड़ती है, गोल होती है, फिर कंपन करती है रे। एकमात्र ध्वनि प्रिय विद्यार्थियों लुंठित या प्रकंपी, इसे लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपी भी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एक बार आरपीएससी ने इस शब्द को पूछा था, वर्ण को पूछा था कि निम्न में से प्रकंपी ध्वनि है या रे ध्वनि निम्न में से है, तो इसके लिए आप प्रकंपी का प्रयोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों।
लुंठित या प्रकंपी, और एकमात्र ध्वनि है रे। दूसरा भेद प्रिय विद्यार्थी उसका है पार्श्विक। अब पार्श्विक क्या है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पार्श्विक, पहली बात तो पार्श्व शब्द को सुने, ये पार्श्वस्थी शब्द पड़ोसी होता है, यानी पड़ोस। पड़ोस शब्द से बनता है प्रिय विद्यार्थियों पार्श्व। पार्श्व यानी बगल में या पड़ोस में, और उसी से शब्द बना है ये पार्श्विक। उसी से क्या बना है, पड़ोसी। पड़ोसी यानी पार्श्विक। प्रिय विद्यार्थियों पार्श्विक के रूप में आप इस ध्वनि का, जी हां, अर्थ लीजिए। इसकी एक परिभाषा लिख लीजिए, देखिए कैसे हम कहेंगे वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय जीभ तालू से चिपक जाती हो, जीभ तालू से चिपक जाती हो तथा निकलने वाली प्राणवायु जीभ के दोनों ओर से बाहर निकलती हो, उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय जीभ तालू से चिपक जाती हो। हम जब ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो जीभ तालू से चिपकेगी, जब तालू से चिपकेगी तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ के दोनों ओर से, ओर कहते हैं तरफ या और। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ एक युग्म शब्द आप, जी हाँ, एक युग्म शब्द को अच्छे से यहाँ गौर करिए, उस युग्म शब्द पर। जी, ये है आपका और युग्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट युग्म है। इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये और यहाँ जो आया है वो और आया है, और एक होता है और। विद्यार्थी इन दोनों के अंतर को थोड़ा सा कम समझते हैं। और जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, और यानी तरफ, तेरी ओर चला आता हूं, तेरी ओर खिंचा आता हूं, तेरी ओर मेरा ध्यान है, ये है और, तरफ। वह राक्षस गांव की ओर आ रहा है, विद्यालय का रास्ता मेरे घर की ओर है, उसने तोप का मुंह हमारी ओर कर रखा है। और मतलब तरफ। और ये और यानी तथा के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, तथा, एवं, व, इनके लिए अर्थ में आता है। तो और के अंतर को समझेंगे आप। अब यहां हम जैसे के रूप में देखते हैं। जैसे में प्रिय विद्यार्थियों एकमात्र ध्वनि है
जैसे। लय। लय ध्वनि प्रिय विद्यार्थियों ऐसी ध्वनि है जब हम इसका उच्चारण करते हैं जीभ तालु से चिपकती है ला ला, और जैसे ही हम इसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो तुरंत प्राणवायु जीभ के दोनों ओर से बाहर निकल जाएगी। यानी लय का उच्चारण जीभ के दोनों ओर से जब हम करेंगे तो लय के उच्चारण में जीभ प्राणवायु हमारे जीभ के दोनों ओर से बाहर निकल जाएगी। दोनों ओर से मतलब दोनों तरफ से, इसलिए इसको पार्श्विक ध्वनि, पार्श्व यानी बगल से निकल जाती है जब इसका उच्चारण करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना दोनों में एक एक ध्वनियां हैं। लुंठित प्रकंपी में र है और पार्श्विक में केवल ल है। अब बात करें तीसरी भेद की, जैसे जी तीसरा भेद है उत्क्षिप्त ताड़नजात या इसे द्विगुण भी कहते हैं। द्विगुण प्रिय विद्यार्थियों, उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण क्यों है द्विगुण, क्यों है ये उत्क्षिप्त, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे फिर इसको अच्छे से समझेंगे आप। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ झटके के साथ ऊपर उठती हो तथा झटके के साथ नीचे गिरती हो, मानो जीभ को फेंककर मारा गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस भेद को आप अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्वनि है। इंपॉर्टेंट ध्वनियां इसलिए हैं कि प्रिय विद्यार्थियों 1962 तक जब हिंदी का निर्धारण हो रहा था तो इन दोनों ध्वनियों का प्रचलन तो खूब था, भाषा में प्रयुक्त होते थे, इनके लेखन में, इनके प्रयोग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, शब्द बनाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे। लेकिन भ्रांतिवश हम इसे ट वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण मान रहे थे, लेकिन इसके नीचे एक बिंदु लगता था। प्रिय विद्यार्थियों 1962 में भाषा का जब निर्धारण हो रहा था, संविधान सभा ने कह दिया कि राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आप पहले अपने मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप को बनाइए, निर्धारित कीजिए, फिर हम इसको
मानक हिंदी मानेंगे और इसे राष्ट्रभाषा के दर्जे पर पहुंचाएंगे। ये जब हमारे मानकों पर खरी उतरेगी तो। प्रिय विद्यार्थियों, खूब जद्दोजहद रही, किसी वर्ण को जोड़ा, किसी को घटाया, किसी को माना, किसी को नहीं माना। अंत में जब ये 1962 में निर्धारित किए गए कि कुल कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, किन किन का प्रयोग किया जाता है, उन सब का निर्धारण हुआ। विद्वानों की कमेटियां बनी गई। नरेंद्र देव की कमेटी बनी, काका कालेलकर की कमेटी बनी, टंडन जी की कमेटी बनी, गांधी जी की कमेटी बनी, नागरी प्रचारणी सभा की कमेटी बनी, प्रिय विद्यार्थियों हिंदी नागरी प्रचारणी सभा की बनी, और भी बहुत सारे विद्वानों की, नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास इत्यादि विद्वानों की कमेटियां बनी और उन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी। उन सिफारिशों के आधार पर आज हम जिस मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसी के आधार पर उनमें इन ध्वनियों का उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण का 1962 तक वैसे ही प्रयोग रहा, क्योंकि वर्णों में इनको नहीं गिनते थे। फिर इन ध्वनियों को मान्यता दे दी गई। जब मान्यता दे दी गई तो ये, प्रिय विद्यार्थियों, उत्क्षिप्त कहते हैं फेंकी हुई ध्वनियां। ये फेंकी हुई ध्वनियां हैं, ताड़ना दी गई है इनको, और ये द्विगुण, दो गुणों में होती हैं। और ये होती कौन कौन सी हैं, प्रिय विद्यार्थियों? जैसे के रूप में देखेंगे आप। जैसे, जैसे, डे, ढे। ठीक नीचे बिंदु लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, अड़े। ये बोलता क्या? अड़े 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 ढे अड़े ढे अड़े ढे। डढ़ नहीं बोलेगा, अड़ा 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 अड़ा। जैसे सड़क, कड़क, तड़क, भड़क, रड़क, तड़ाग, तड़ाक, इंपॉर्टेंट, तड़ाग और तड़ाक। दोनों शब्द, प्रिय विद्यार्थियों, तड़ाग और तड़ाक। तड़ाक किसे कहेंगे और तड़ाक किसे कहेंगे? ना कि तड़ाक। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो तड़ाक है, ये तड़ाक आपका तालाब या सरोवर होता है। तालाब या सरोवर के रूप में इसको तड़ाक कहेंगे। और इस नीचे वाले तड़ाक को आप क्या समझेंगे? तुरंत, तुरंत के लिए आता है। जब हम तुरंत की बात करेंगे तो तड़ाक, तड़ाक। और ये तालाब, या हम इसे सरोवर भी कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अड़े अड़े, उत्क्षिप्त, फेंका हुआ, ताड़ना दी गई, उसे हम तड़ाक के रूप में कहते हैं, यानी अड़े अड़े। यहां आप के, खे, गे, घे और एक आता है ज्ञम। टे, ठे, डे, ढे, अणा। प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे देखेंगे कि एक तो आ रहा है ये कै वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में, एक आ रहा है ये टे वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के रूप में।
वर्तनी की दृष्टि से 3 जगह लिखा जाएगा। वर्ण विचार में 3 जगह प्रयुक्त होगा। एक तो कैवर का पंचमाक्षर जो बोलता है ग्यम, कै खे गे घे ग्यम, चे छे जे जे यम, अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे अणा खाली रे ने नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं ग्यम। यानी जिसके ठीक पार्श्व में, पार्श्व यानी बगल में, जहां बगल में बिंदु आता है, बिंदु कहां आता है? ठीक पास में, इसे हम क्या कहते हैं? ग्यम। और जहां कोई बिंदु नहीं आता इसे डे बोलते हैं, इसे ढे बोलते हैं, डे ढे। टे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है टे ठे डे ढे ण। कै वर्ग का पंचमाक्षर ग्यम बोलेगा, टे वर्ग का तीसरा चौथा डे ढे बोलेंगे, और ये बोलेगा अड़ा अड़ा तड़ाक 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 अड़ा, फेंक कर मारा गया हो। सड़क, धड़क, फड़क, रड़क, कड़क, धड़क, धड़क, भड़क, सड़क। ये धड़क बोलेगा। धड़कन, फिक्के बोलेगा प्रिय विद्यार्थियों। झटके के साथ जीभ ऊपर उठेगी, झटके के साथ नीचे गिरी, मानो जीभ को फेंक कर मारा गया हो। ये तीसरे चौथे वर्ण के रूप में डेढ़ नहीं बोलेगा। ये कै वर्ग का पंचमाक्षर ग्यम नहीं बोलेगा। ये बोलने में भी अलग है, लिखने में भी अलग है, और इसे आप लिखोगे भी अलग से और बोलोगे भी अलग से। क्लियर है क्या साहब? जी हां, लेखन भी अलग है और बोलना भी अलग है। सड़क, धड़क, कड़क, फड़क, रड़क इत्यादि शब्दों के रूप में इस शब्द को बोल सकते हैं आप। जब इनको इस तरह से बोलेंगे तो आप अपने आप ही इस अंतर को स्पष्ट कर लेंगे। ये डे और ढे, कोई भी वर्ण, एक विशेष बात और सुनो, कोई भी वर्ण इस उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण से शुरू नहीं होगा। अगर कोई शब्द शुरू होता है तो वह टे वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से शुरू होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब तीसरे चौथे से शुरू होगा तो वही शब्द माना जाएगा। इनके अलावा ये शब्द अगर कै वर्ग के पंचमाक्षर से शुरू होता है तो भी अशुद्ध है, और उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण से होता है तो भी अशुद्ध है। किसी शब्द के प्रारंभ में ये उत्क्षिप्त आ जाए तो वह शब्द अशुद्ध माना जाएगा। कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होगा। ये शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं। अगर शब्द कोई शुरू होता है तो वो टे वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से शुरू होता है। बुढ़ापा, इसमें बुढ़ापा, इसका कर देंगे बुढ़ापा, बुढ़ापा। सड़क, धड़क, फड़क, रड़क, कड़क, तड़ाक, तड़ाक, ठीक नीचे बिंदु आएगा। जहां ठीक नीचे बिंदु आएगा वो उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये नुक्ता नहीं होता है। नुक्ताचीनी को हम नुक्ताचीनी को अरबी फारसी में पढ़ते हैं। अरबी फारसी में नुक्ता लगता है, लेकिन हिंदी में ये बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कि आपके सड़क, धड़क, कड़क, तड़ाक, बुढ़ापा, धड़क, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। बुढ़ापा अड़े ढे, ढोल, ढक्कन, ढांचा, ये इससे शुरू होते हैं। ढोल, ढक्कन, ढांचा। डमरू, डमरू, डेरा, ढिंडोरा, ढे से शुरू होगा। डलिया, डालडा। शब्द को कभी भी प्रारंभ नहीं करेंगे उत्क्षिप्त, इस बात को ध्यान रखना, नोट डालो चाहे इसका, कि कोई भी शब्द इन उत्क्षिप्तों से प्रारंभ नहीं होगा। ये शब्द के मध्य में बुढ़ापा, धड़क ऐसे आएंगे, या फिर ये शब्द जब शुरू होगा तो टे वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से शुरू होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये कै वर्ग का पंचमाक्षर ग्यम होता है। ग्यम, ग्यम होता है।
आप इसे गम करेंगे। बात क्लियर है क्या साहब? यहां क्लियर के रूप में प्रिय विद्यार्थियों एक नोट डाल लीजिए, इसी में नोट 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 कभी भी जब कोई शब्द, ऐसे लिखो पहले, जब कोई शब्द प्रारंभ होता है तो वह ट वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से शुरू होता है। यदि शब्द के प्रारंभ में उत्क्षिप्त वर्ण आए तो वह शब्द अशुद्ध माना जाएगा। अर्थात कभी भी शब्द उत्क्षिप्त वर्ण से शुरू नहीं होगा। उत्क्षिप्त वर्ण से शुरू नहीं होगा। उत्क्षिप्त वर्ण से शुरू नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी। जैसे डमरू, डमरू ढोल, ढांचा, ढिंढोरा, डलिया, इस प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों इन शब्दों को ध्यान से देख लेना। जो शब्द सही है यानी तीसरे चौथे वर्ण से शुरू हो रहा है ट वर्ग के, और जहां आपने बिंदु लगा दिया वाक्य शब्द अशुद्ध हो जाएगा वहां। क्लियर है साहब? क्लियर है। आओ प्रिय विद्यार्थियों हम बात करें यहां नंबर 4 की। नंबर 4 कहता है नासिक्य।
नासिक है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु केवल नासिका से बाहर निकलती हो। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु केवल नासिका से बाहर निकलती हो उन्हें नासिक ध्वनियां कहते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये लिख लें। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे एक प्रश्न के रूप में लिखो आप इसे। प्रश्न क्या होगा? देखो प्रश्न, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से नासिक ध्वनियों का सही क्रम है। निम्नलिखित में से नासिक के ध्वनियों का सही क्रम है। और प्रिय विद्यार्थियों, क्रम के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे ए, बे, से। दे, इस प्रकार से ग्रेड सेकंड ग्रेड में प्रिय विद्यार्थियों 2015 या 16 में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नासिक के ध्वनियों का सही क्रम क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ गलती, जल्दबाजी और पढ़ा लिखा हुआ विद्यार्थी गलत करके आया था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ एक चीज आपको ये दो दिया गया है ना, ये उत्क्षिप्त वर्ण दे दिया है और विद्यार्थी इसे गलती से ठीक नीचे बिंदु किसके आता है? क वर्ग के पंचमाक्षर के पीछे आता है, ठीक नीचे नहीं आता है, पार्श्व में आता है, बगल में आता है। उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण ठीक बगल में, ठीक नीचे उत्क्षिप्त में। तो ये विकल्प गलती से भी गलती ना हो जाए। और प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर विकल्प क्या आएगा इसका? जी हां, निश्चित रूप से आपका उत्तर विकल्प ज्ञम, यम, णे, ने में तीसरा होगा।
उत्तर विकल्प के रूप में आप कौन से भेद को चुनेंगे, यानी तीसरे भेद को चुनेंगे, से को। ज्ञम यानी पास में, यम, हणे, ने और मैं। इसे भी ना इसका क्रम भी बदला है। हाँ, इसका क्रम, ये तो ऑप्शन 1 जैसे हो गए जी प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन 1 जैसे हो गए, इनको बदल दो। इसको ज्ञम, ऐसे कर दो। ज्ञम, यम, वणेने में अगर निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, तब तो आप 2 करोगे कि अणे और ढे को करेंगे। जब आप नासिक की बात करते हो कि निम्न में से नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो नासिक के ध्वनियों के रूप में प्रिय विद्यार्थियों ज्ञम, यम, अणे में सही क्रम होगा जो कि ग्रेड सेकंड में पूछा गया है, यानी कि उत्तर विकल्प आपका कौन सा होगा, तीसरा। इनके उच्चारण में प्राण वायु किससे बाहर निकलती है, नासिका से बाहर निकलती है, इसे हम ज्ञम, यम, अणेने में कह देते हैं। और जो नासिका से बाहर निकलती है वो ज्ञम, यम, अणेने में। प्रिय विद्यार्थियों, ये पांचों ध्वनियां ग्रेड सेकंड में एज इट इज पूछी गई हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं, जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नासिक के ध्वनि के रूप में जानते हैं। क्लियर है क्या बात? अजी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है प्रिय विद्यार्थियों। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 6। नंबर 5 नासिक हो गया। 5वें भेद के रूप में स्पर्शी ध्वनियां, स्पर्शी, प्रिय विद्यार्थियों उत्तर विकल्प आप समझ सकते हैं, लेकिन आप इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिखिए, क्योंकि यहाँ स्पर्श और स्पर्शी 2 ध्वनियाँ क्लैश करती हैं। देखिए कैसे वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल तालु, वर्त्स्य, तालुवर्त्स्य, कंठ। 2 उच्चारण अवयव कोष्ठक बंद परस्पर स्पर्श करते हों। परस्पर स्पर्श करते हों, उन्हें स्पर्शी ध्वनियां कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे का, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ,
टेठे, टेठे ढेढेणे, ते थे दे धे, पे फे, बे भे, फारसी। अब एक ध्वनि आपकी यहां अलग से आ गई है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखो इन वर्णों को। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव परस्पर स्पर्श करते हों, यानी कि दो उच्चारण अवयव कौन कौन से होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इन उच्चारण अवयवों को हम कह सकते हैं कि ओष्ठ, दंत तालु, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल तालु, वर्ष, तालु वर्ष और कंठ। ये सभी उच्चारण अवयव हैं, इनसे आप पहले भी अवगत हो चुके हो। अजी हो चुके हो कि नहीं? बिल्कुल हो चुके हैं। जब हम मुख्य रूप से व्यंजनों के भेद पढ़ रहे थे, मुख्य रूप से भेद पढ़े थे कितने? 3, स्पर्शी ध्वनियां, अंतस्थ ध्वनियां और ऊष्म ध्वनियां। उसमें स्पर्शी था, ये स्पर्श है, अंतर देख लेना। उच्चारण अवयव वहां भी स्पर्श करते हैं, यहां भी स्पर्श करते हैं। ये सभी उच्चारण अवयव हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं से कोई ना कोई ध्वनि हमारी मुंह से निकलती है। तो इसमें कवर्ग के चारों, 5वां अवयव भी नासिक में गया है, क ख ग घ ज्ञम नासिक में चला गया। मिसिंग क्या है? चैवर्ग। चैवर्ग नहीं है। चैवर्ग के अलावा फिर है टेवर्ग, टे ठे डे ढे चारों, ते थे दे धे ये भी चारों, और पे फे बे भे ये भी चारों। यानी आपके कंठ, यानी कंठ वाले भी आ गए, मूर्धन्य वाले भी आ गए, दंत वाले भी आ गए और ओष्ठ वाले भी आ गए। और एक ध्वनि प्रिय विद्यार्थियों ठीक नीचे नुक्ता जिसके लगता है उसे हम क कहते हैं। ख। यहां कोई भी नुक्ता नहीं है, ये आपका हिंदी का है और इसको हम फारसी का ख बोलते हैं। संख्या जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, इनकी संख्या हो जाएगी 16। इसको गणना में नहीं गिनेंगे। फारसी को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि फारसी के कुछ वर्ण, कुछ शब्द ऐसे हिंदी में मिल गए हैं जिनके अंतर को बहुत मुश्किल से पहचाना जाता है। आप अगर अच्छे फारसी के अध्येता हैं तो इन्हें पहचान सकते हैं। फारसी आपने पढ़ी नहीं है, ना आपने पढ़नी है। आपने क्या पढ़नी है? हिंदी। तो हिंदी को अच्छे से पढ़ो, इनको अपने आप पहचान जाओगे। प्रिय विद्यार्थी थोड़े से खर्च में बोलते हैं, ख ख, ये बोलता ख, हिंदी का बोलता क, और ये बोलता ख ख। कैसे? देखो, जैसे एक शब्द है कंद और एक है खंद। दोनों ही युग्म शब्द हैं, इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिय विद्यार्थी केवल अंतर किस बात का है भाई? वो भी कंद है, ये भी कंद है। अब ये बोलेगा आपका कंद और ये बोलता है खंद। दोनों के उच्चारण में अंतर है। उच्चारण कहता है कंद और ये कहेगा खंद। क्या दोनों का अर्थ पता है आपको? युग्म शब्द है तो अर्थ भी पता होना चाहिए। केवल बिंदु का अंतर है। फारसी में बिंदु नहीं नुक्ता लगता है, हिंदी में बिंदु लगता है, जैसा कि आपने उत्क्षिप्त में लगाया, ताड़न जात में लगाया। अब ये क्या है? नुक्ता। इस खंड में
नुक्ता लगा है, और इस कंद में कोई नुक्ता नहीं, बिंदु लगा है ऊपर अनुस्वार के रूप में। अब इस कंद को क्या अर्थ में लेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ये तो कंद जो है ना, ये कंद मूल जड़ को कहेंगे। किसको कहेंगे? जड़। भगवान श्री राम वन वन भटके और वन में रहकर कंद मूल फल खाए, वो कंद मूल है, जड़ कहते हैं जिसे आप। गाजर, मूली, शकलकंद, शकरकंद, चुकंदर, आलू, ये सब जमीकंदी तो हैं, जमीन में लगते हैं, जड़ हैं। और ये कंद प्रिय विद्यार्थियों, ये कंद सफेद शक्कर, सफेद शक्कर या मिश्री को कहते हैं। सफेद शक्कर या मिश्री प्रिय विद्यार्थियों कंद के रूप में होती है। कंद। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर आप स्पष्ट समझ गए हैं कि ये कंद हिंदी वाला जड़ है और ये कंद सफेद शक्कर या मिश्री कहलाएगा। तो संख्या कितनी है इनकी स्पर्शी की? 16 है प्रिय विद्यार्थियों। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। इसको नहीं संख्या में लगाएंगे तो स्पर्शी ध्वनियां कितनी हो गई हैं? 4 हो गई, सॉरी 16 हो गई। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। स्पर्शी। अब हम बात करें संघर्षी की। देखिए जैसे नंबर 6 संघर्षी। संघर्षी ध्वनियां प्रिय विद्यार्थियों क्या कहती हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव संघर्षी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु दो उच्चारण अवयव परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि प्राणवायु इतने समीप आ जाते हैं कि श्वास मार्ग के सकरा होने के कारण श्वास मार्ग के सकरा हो जाने के कारण
प्राणवायु घर्षण के साथ बाहर निकलती हो। प्राणवायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। निकलती हो जैसे, प्रिय विद्यार्थियों, नज़दीक तो आते हैं, लेकिन नज़दीकतम आने पर जो उनका श्वास मार्ग है ना, वो सकरा हो जाता है। अब सकरा होता है श्वास मार्ग, तो वह घर्षण होता है। घर्षण के साथ, संघर्ष के साथ बाहर निकलते हैं, और उनमें प्रिय विद्यार्थियों ध्वनियां हैं जैसे शय, से, से है, खे, गे, ये प्रिय विद्यार्थियों फारसी। पुनः फारसी, शय, से है, तीनों सकार हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत है। ये चारों ध्वनियां कितनी होंगी? 4। ये चारों फारसी की होंगी। पर अगर पूछा जाए खे, गे, जे, फे, ये ध्वनियां किस में आएंगी? ख, खर्ज में बोलता है प्रिय विद्यार्थियों। हमारा बोलता है कख, ग, घ, ये बोलता है ख, ग, ज, ज, फ, फ, ख, ग, ज, फ, जिल, ख, खुदा, खैरियत, ख्वाब, खुशामद, खुशबू, ग, गैर, गैरत, गरीबा, गजब, जे, 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 जिल्लत, जिंदगी, जिद, जिहाद, जुल्म, फरिश्ता, फिजा, फिदा, फिक्र, फजूल, फालतू, फा। ये फा के साथ प्रिय विद्यार्थियों खींच के बोलेगा। और हमारे हिंदी के अगर मैं आपसे शब्द पूछूं, देखो जैसे कुछ शब्द आपके हिंदी के फारसी के शब्दों को पूछता हूं, जैसे जरा, जरा युग्म शब्द है, इंपॉर्टेंट, जरा, जरा, गरज, गरज, सागर, सागर, जाया, जाया, जिरह, जिरह,
प्रिय विद्यार्थियों, ये सब युग्म शब्द हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। जिरह, उससे जिरह करिए। आपने जिरह की थी। एक होता है जिरह, जिरह। अंतर देख रहे हो आप स्पष्ट? सभी शब्दों में अंतर स्पष्ट देख रहे हैं कि एक में हिंदी का तो एक में अरबी फारसी का। जिसमें नुक्ता लगा है वो अरबी फारसी का, और जिसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ वो हिंदी का है। केवल नुक्ता से इनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। अगर इनके अर्थ के रूप में देखें प्रिय विद्यार्थियों, तो अर्थ में हम देख सकते हैं यस। जैसे जरा, वो जरा सा झूम लूं मैं। और प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये अरबी फारसी के वर्ण हमेशा फिल्मी गानों में, फिल्मी डायलॉग्स में आते हैं। फिल्मों में आप इनको बहुत सुनते हैं। फिल्मों में इन्होंने देखा होगा आपने कि फिल्मी गानों में जरा 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 देर ठहरो, जरा है वो, जरा सा झूम लूं मैं, और नारे नारे ना, जरा जरा रुको, जरा सा नमक। किसका प्रयोग करते हो आप? जरा सा नमक डालना इसमें, जरा सा प्रसाद दिया। जरा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जरा है ये है बुढ़ापा, हिंदी का बुढ़ापा, ये जरा। और ये जरा थोड़ा या अल्प, अल्प को कहते हैं जरा। ये वाला है नुक्ता वाला, आप समझते हो हिंदी वाला हमारा है ये जरा। ये फारसी का है जरा, जिसका आप प्रयोग करते हो जरा। जरा रुकना, जरा सुनना, जरा कहिए, जरा सा मैं भी देख लेता हूं, जरा है वो। और जरा दादाजी जरा अवस्था में पहुंच गए हैं। दादी माँ जरा अवस्था में, नानी नाना जरा अवस्था में है, पिताजी माताजी जरा अवस्था में, वो बुढ़ापे में है। बूढ़ा, धनापा, बुढ़ापा, उसको कहेंगे जरा। जरा अवस्था, युवावस्था सुना हो आपने। और ये गरज, गरज, क्या गरज पड़ी आपकी यहां आने की? क्रॉन्च अकेडमी में पढ़ने की क्या गरज है आपको? ये या ये? गरज और गरज, ये है गरज यानी गंभीर आवाज। गंभीर आवाज। बादल गरज रहे हैं, बिजली तड़क। ये गरज जो है, गरज है जरूरत। जरूरत यानी आवश्यकता। हिंदी में से आवश्यकता कहेंगे, ये भी फारसी का ही शब्द है जरूरत। जरूरत, जरूरत, जरूरत। जिरह प्रिय विद्यार्थियों, जिरह यानी बहस, और जिरह यानी कवच। कवच को कहते हैं जिरह, जिसमें नुक्ता लगा है। और जिरह यानी बहस। आज कोर्ट में जिरह हुई, अपोजिशन के साथ खूब जिरह हुई, बहस हुई, लोकपाल बिल के ऊपर बहस हुई। आज पक्ष विपक्ष में खूब जिरह हुई, आज विधानसभा में खूब जिरह हुई, लोकसभा में खूब जिरह हुई, बहस हुई। तो बहस यानी जिरह। और ये जिरह यानी कवच के लिए आता है प्रिय विद्यार्थी। जो आप शिरस्त्राण जिसे कहते हैं उसको कवच कहते हैं। और ये सागर, सागर होता है समुद्र, हिंद महासागर। और ये सागर शराब का प्याला, शराब का प्याला है ये सागर।
जितनी तो थी भी नहीं मैखानों में, जितनी छोड़ देते हम सागरों में। शराब का प्याला सागर। तो ये शब्द प्रिय विद्यार्थियों अरबी फारसी युक्त शब्द और हिंदी के शब्दों को आप देख सकते हैं। संघर्षी में दो परस्पर संघर्ष करते हुए निकलेंगे और इतने समीप आते हैं कि श्वास मार्ग जो है वो सकरा हो जाता है, उस कारण प्राणवायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। जैसे शय शय से है, घर्षण के साथ निकलती है इनके उच्चारण में। और प्रिय विद्यार्थियों ये चार होते हैं, जिसमें से चार अरबी फारसी के भी आते हैं। खे गे जे फे। जरा जरा, गरज गरज, जरे जरे, सागर सागर। क्लियर है के साथ? क्लियर है प्रिय विद्यार्थियों। और आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम आपसे अन्य इसके जो भेद शेष रह गए उनको और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त और आप रहिए खुश और सुरक्षित। पढ़ते रहिए क्रंच एकेडमी के साथ, प्रेम शर्मा के साथ। धन्यवाद।